हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 6 सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिस सब्जेक्ट का नाम है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड। ठीक है, मतलब 20वीं शताब्दी में जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे थे उनके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए है जो कि DU, SOL, NCVEB या इग्नू का है। और अगर आपके पास सेम ये सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आपके पास 20वीं शताब्दी के रिगार्डिंग जो हिस्ट्री है वो है, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो का जो हमारा यूनिट है वो यूनिट 1 है, जिसमें हम शीत युद्ध को कवर करेंगे। ठीक है, ये पहला पार्ट है इस यूनिट का। इस यूनिट के 2 पार्ट आएंगे, पहला और दूसरा। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम जो बचे हुए 2 टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करेंगे। आज की वीडियो में हम शीत युद्ध के बारे में देखते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। तो बात करें कि द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर सन 1945 में मित्र शक्ति, जिसमें अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन, फ्रांस थे, जर्मनी, इटली और जापान को हराया था। ठीक है, जर्मनी, इटली, जापान की जो शक्तियाँ थी उनको हराया था। किसने? मित्र शक्तियों ने, जिसमें कौन कौन से सदस्य थे? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। इस युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 महाशक्तियाँ उभर कर सामने आई। कौन कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, तो 2 प्रकार की जो महाशक्तियाँ हैं वो उभर कर सामने आई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अमेरिका और सोवियत संघ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये दोनों महाशक्तियाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा, आप कह सकते हैं, शक्तिशाली थी उस समय जब 1945 का समय था। ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। शीत युद्ध क्या था? तो शीत युद्ध सभी प्रकार के युद्धों से अलग प्रकार का युद्ध है। यह एक वैचारिक युद्ध की स्थिति थी। ठीक है, वैचारिक मतलब आपके सिर्फ विचारों में ही युद्ध हो रहा है। ठीक है, जैसे कि सोवियत संघ के विचार अलग थे और बात करें हम अमेरिका के, तो अमेरिका के विचार अलग थे। दोनों के विचार कहीं पे मेल नहीं खाते थे, इसीलिए इनके बीच में क्या चल रहा था? वैचारिक युद्ध चल रहा था, जिसमें अपनी प्रतिद्वंदी को सभी प्रकार के क्षेत्रों में पीछे छोड़ना शामिल था। ठीक है, तो आपका जो, आप कह सकते हैं, एनिमी या फिर कॉम्पिटिटर है, उसको आपको हर क्षेत्र में पीछे छोड़ना है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, ठीक है, चाहे वो संचार प्रणाली हो, चाहे वो अच्छे समाज हो या फिर कल्चर हो। इन सब क्षेत्रों में एक महाशक्ति को दूसरे महाशक्ति को पीछे छोड़ने के होड़ में लगी हुई थी। ठीक है, प्रौद्योगिकी का हो सकता है, सेना का क्षेत्र हो सकता है, सामाजिक या संचार आदि क्षेत्र हो सकते हैं। तो ये युद्ध इस प्रकार कार्य करता है। सोवियत संघ पूर्व दल का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, तो सोवियत संघ पूर्व दल का नेतृत्व कर रहा था और पश्चिमी दल का नेतृत्व अमेरिका के साथ उसके सदस्य देश जो ब्रिटेन और फ्रांस थे वो भी कर रहे थे। किसका? पश्चिमी दल का। बात करें सोवियत संघ की, जो विचारधारा थी वो साम्यवादी विचारधारा थी, और अमेरिका और फ्रांस, ब्रिटेन की जो विचारधारा थी वो उदारवादी लोकतंत्र की विचारधारा थी। अब युद्ध, शीत युद्ध कब से कब तक चला? 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध का दौर चला। सिंपली आपने ये सब चीज़ें अपनी 12th की क्लास में भी पढ़ी होंगी। ठीक है, 12th क्लास में शीत युद्ध के रिगार्डिंग पूरी एक बुक दी गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, तो उसमें आपने ये सब पढ़ा होगा, बट इसमें जो है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है और थोड़ा हट के इसमें बताया गया है। अब बात करें शीत युद्ध के क्या इंपॉर्टेंट कारण थे, जिन कारणों से शीत युद्ध हुआ था। ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, आप लिख सकते हैं, पर ये कारण आपके बुक्स में भी दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इन कारणों को भी अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। तो पहले बात करें पैट्समैन सम्मेलन। पैट्समैन सम्मेलन का आयोजन 1945 में बर्लिन में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो एक सम्मेलन रखा गया 1945 में, जब युद्ध समाप्त हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, 1945 में। और ये कहाँ रखा गया था? बर्लिन में रखा गया था। और इसमें अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच में कुछ प्रश्न थे, उनके ऊपर कार्य करने के लिए ये सम्मेलन रखा गया था। तो बात करें, पहला जो था कि पराजित जर्मनी में तत्कालिक प्रशासन की स्थापना की जाए। मतलब जिस जर्मनी को हरा दिया गया है, ठीक है, जो पराजित हो चुकी है, उसके अंदर जल्द से जल्द एक प्रशासन व्यवस्था को चालू किया जाए, जिससे कि जो जर्मनी का शासन है वो चलाया जा सके। दूसरा, पोलैंड की सीमाओं का निर्धारण किया गया। इसके ऊपर चर्चा हुई कि पोलैंड की जो सीमाएं हैं वो कहाँ से कहाँ तक होगी, इसके ऊपर निर्धारण रखा गया। तीसरा, ऑस्ट्रिया का आधिपत्य कर लिया गया था। ठीक है, आप कह सकते हैं कि उस पर कब्जा कर लिया गया था। फिर पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की भूमिका, पूर्वी यूरोप जो था उसमें सोवियत संघ की भूमिका के बारे में भी बात की गई थी। तो इस सम्मेलन के बीच सोवियत संघ चाहता था कि पोलैंड का कुछ भाग सोवियत संघ को दे दिया जाए, परंतु अमेरिका और ब्रिटेन इस मांग से सहमत नहीं थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक प्रकार का कारण बन सकता है कि सोवियत संघ को पोलैंड का कुछ हिस्सा चाहिए था, परंतु अमेरिका और ब्रिटेन ने साफ साफ मना कर दिया कि हम ये हिस्सा आपको नहीं दे सकते। तो जिससे क्या हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो
आप कह सकते हैं युद्ध की स्थिति पैदा सी हो गई थी, तो वो शीत युद्ध वहाँ से आरंभ हुआ। फिर अमेरिका ने सोवियत संघ को परमाणु बम गिराने की कोई भी सटीक प्रकृति के बारे में कोई सूचना नहीं दी थी। अमेरिका ने जापान के ऊपर 1945 में परमाणु बम गिराए थे, नागासाकी और हिरोशिमा 2 शहरों पर। कहाँ के? जापान के 2 शहर पर परमाणु बम गिराए थे। अब जब अमेरिका ने बम गिराया उस समय क्या था, अमेरिका ने कोई भी सटीक या फिर आप कह सकते कोई भी जानकारी नहीं दी थी किसको, ब्रिटेन को या फिर किसी विश्व के किसी और देश को भी, कि हम बम गिराने जा रहे हैं। अमेरिका ने ये बात चुपके से करी, जिसके पीछे क्या था, उसका अपना ही कोई आप कह सकते हैं कि अब वो अपना ही देख रहा था, विश्व में महाशक्ति बनने की होड़ में लगा हुआ था, इसीलिए उसने बम गिराए। अब बात करें तो यहाँ पे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संबंधों में खटास आ गई और शीत युद्ध का क्या हुआ, आरंभ हो गया था। ये कुछ कारण है। फिर आता है सेकंड, परमाणु शक्ति। ठीक है, न्यूक्लियर पावर। परमाणु शक्ति भी शीत युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण है। यह तय हो गया था कि अमेरिका और सोवियत संघ मिलकर दोनों जापान पर आक्रमण कर देंगे। तो जब युद्ध चल रहा था तो उस समय युद्ध की नीतियों में यह तय किया गया था कि अमेरिका और अमेरिका और सोवियत संघ मिलकर किस पे, जापान के ऊपर हमला करेंगे। परंतु अमेरिका ने क्या करा, अमेरिका ने डायरेक्ट जाके 2 बम गिरा दिए जापान के 2 शहरों पर, और पूरी तरह से जापान आप कह सकते हैं कि हार मान चुका था उस समय, पर फिर भी अमेरिका ने बम गिराए। तो अमेरिका ने बम गिरा दिए, पूरी तरह से क्या कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया। अपनी परमाणु शक्ति का प्रदर्शन पूरे विश्व के सामने किया। जब उसने अमेरिका ने बम गिराया तो पूरे विश्व को पता चल गया कि विश्व में जो महाशक्ति है वो है कौन है, वो है अमेरिका, क्योंकि उसके पास परमाणु शक्ति है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम का प्रयोग पूरे विश्व को एक संदेश दिया कि वह परमाणु शक्ति संपन्न देश है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दबाव बन सा गया कि अमेरिका एक महाशक्ति है। ठीक है, तो जब बम गिराया गया तो उसके बाद पूरे विश्व को एक डर सा लगने लगा कि अमेरिका के पास परमाणु बम है, मतलब कि विश्व का कोई और देश जाके अमेरिका से नहीं लड़ सकता या युद्ध कर सकता, अदरवाइज अमेरिका उसके ऊपर भी परमाणु बम का प्रयोग करेगा। तो पूरे विश्व के जितने भी देश थे वो उससे डर रहे थे। इस प्रकार की स्थिति सामने आ गई थी। वहीं सोवियत संघ परमाणु शक्ति संपन्न बनने की राह में था। ठीक है, तो सोवियत संघ क्या कर रहा था, परमाणु शक्ति बनने की राह में था। परमाणु शक्ति का प्रयोग करके वह अमेरिका को पीछे छोड़ना चाहता था। इसीलिए परमाणु शक्ति एक महत्वपूर्ण कारण है शीत युद्ध का। दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को परमाणु शक्ति की दौड़ में पीछे छोड़ना चाहती थी। फिर आता है जर्मनी और पूर्वी यूरोप की बात करें तो अमेरिका और सोवियत संघ दोनों महाशक्ति, यहाँ पे महाशक्ति आएगा। ठीक है, महाशक्ति चाहती थी कि जर्मनी उनके नियंत्रण में आ जाए। ठीक है, तो जब 2 महाशक्ति अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने आई, या आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पता चला कि 2 ही महाशक्तियाँ हैं, तो उस समय जर्मनी जो था वो आप कह सकते हैं एक ऐसी जगह थी जहाँ पे दोनों महाशक्तियाँ कब्जा करना चाहती थी कि अगर जिसके हिस्से में जर्मनी आ गया वो वहाँ से अपना जो विचारधारा है उसको बढ़ा सकती थी। ठीक है, सोवियत संघ भी यही चाहता था, अमेरिका भी यही चाहता था। उसी प्रकार सोवियत संघ चाहता था, एक चीज़ और चाहता था सोवियत संघ, कि यूरोप की जो भी सीमा सोवियत संघ से लग रही है उस पर वो फरवरी 1948 तक क्या करेगा, कब्जा कर लेगा। तो उस समय का जो आप कह सकते हैं राष्ट्रपति थे वो थे स्टालिन। स्टालिन ने क्या करा, ये प्रयास किया और उसमें ये सफल भी हो गया। बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और पोलैंड को अपने क्षेत्र में किसने कर लिया था, सोवियत संघ ने अपने अंतर्गत मिला लिया था। पूर्वी यूरोप का यह हिस्सा शीत युद्ध का प्रतिद्वंदी का कारण बना और एक क्रोधजनक नीतियों का सामना कार्यवाही रूप से किया गया। ठीक है, तो क्या हुआ, जब सोवियत संघ ने उसको यूरोप का जो भी सीमा उनसे लग रही थी उसको अपने अंतर्गत शामिल कर लिया, कब्जा कर लिया उस पर, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी बाकी देश हैं उन सब ने सोवियत संघ पर दबाव डाला और नीतियाँ हुई, कार्यवाही हुई कि सोवियत संघ ने ये जो काम किया ये किया है गलत। ठीक है, सोवियत संघ ने ये काम गलत किया, तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप कह सकते हैं शीत युद्ध का ये भी एक कारण है। फिर आता है ईरान और टर्की। लंबे समय से सोवियत संघ का ईरान और टर्की पर कब्जा था। पुराने समय से ही ईरान और टर्की पर सोवियत संघ का कब्जा चला आ रहा था। इस कब्जे से पश्चिमी शक्तियों को एक संदेश मिला कि सोवियत संघ इन क्षेत्रों में अपना वैचारिक प्रभाव में साम्यवाद को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो पश्चिमी शक्ति जो अमेरिका है उसे एक बात पता चल गई थी कि जो भी हिस्से पर ईरान और टर्की का जो हिस्सा है वहाँ से सोवियत संघ अपनी विचारधारा को बढ़ा रहा है, साथ ही साथ वो बगल वाले देशों में भी अपनी विचारधारा फैलाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो इससे पश्चिमी देशों को क्या थी, परेशानी थी। इसके कारण अमेरिका इस गतिविधि से परेशान था और वह चाहता था कि सोवियत संघ ईरान और टर्की से अपना कब्जा हटा ले। ठीक है, तो अमेरिका चाहता था कि ईरान और टर्की से सोवियत संघ अपना कब्जा हटा ले। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच संघर्ष बढ़ता चला गया। ईरान और टर्की पर कब्जा भी शीत युद्ध का एक कारण बना रहा। अगला पॉइंट आता है चर्चिल का फुलटन भाषण।
इसे देखते हैं। ब्रिटिश कार्यवाहक प्रधानमंत्री चर्चिल ने फुलटन के भाषण में युद्ध के पश्चात शीत युद्ध के लिए संयुक्त राष्ट्र ने वैचारिक सामने के लिए क्षेत्र तैयार कर चुका है। ठीक है, तो चर्चिल ने फुलटन के एक भाषण में बताया था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बाद अगर शीत युद्ध आरंभ होता है तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने क्या कर रखा है, वैचारिक सामने के लिए एक क्षेत्र तैयार करा है। चर्चिल ने अपने भाषण में यह भी कहा कि स्टालिन जो कि राष्ट्रपति थे कहाँ के, सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे, उनका साम्यवाद मानव जाति के लिए क्या है, महान विपत्ति है। एक प्रकार से उन्होंने साम्यवाद को पूरी तरह से गलत ठहराया और बताया कि वो एक विपत्ति है। ठीक है, एक समस्या है पूरे विश्व के लिए। अपने भाषण के समय उन्होंने लौह आवरण शब्द का प्रयोग किया था, लौह आवरण शब्द का प्रयोग किया और बताया कि कैसे सोवियत संघ ने अपने प्रभाव को बचाने के लिए यूरोप को अवरोध के रूप में बना रखा है। बहुत से विद्वान आज भी विश्वास करते हैं कि फुलटन का भाषण शीत युद्ध का प्राथमिक कारण रहा है। ठीक है, तो फुलटन ने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने साम्यवाद को गलत बताया था और ये भी बताया कि यूरोप को एक तरह से ढाल बनाकर, ठीक है, शील्ड बनाकर रख रखा है किसने, सोवियत संघ ने अपने पास, जिससे कि अगर सोवियत संघ कुछ भी गलत करता है तो वो सब यूरोप के मत्थे आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने ये बताया। फिर आता है ट्रूमैन का सिद्धांत। ठीक है, ट्रूमैन सिद्धांत ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भी है। देखिए, तो पहला आता है कि ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा 12 मार्च 1947 को अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा की गई थी। ट्रूमैन सिद्धांत सोवियत संघ के साम्यवादी और साम्राज्यवादी प्रयास हैं नियंत्रण की और अमेरिकी नीति थी। ठीक है, तो अमेरिकी नीति थी, अमेरिका के द्वारा बनाई गई स्ट्रेटजी थी कि वो सोवियत संघ का जो साम्यवाद है और साम्राज्यवाद जो कि बढ़ रहा है उसे रोक सके। इसके लिए ये नीति लाई गई थी जिसमें दूसरे देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना जैसे उपाय थे। ठीक है, तो अमेरिका क्या करता था, अमेरिका उन देशों को धन आर्थिक सहायता प्रदान करता था जो देश कमजोर थे और जिन पे सोवियत संघ अपना हक जमा सकता था। ठीक है, ऐसे देशों को वो अमेरिका मजबूत करता था। उदाहरण के लिए अमेरिका ने ग्रीस और तुर्की को अर्थव्यवस्था और सेना के समर्थन के लिए वित्तीय सहायता अनुमोदन किया था। ठीक है, तो क्या करा अमेरिका ने ग्रीस और तुर्की को अर्थव्यवस्था, आर्थिक रूप से भी और सेना के रूप से भी, दोनों तरफ से उसको सशक्त बनाने के लिए क्या करा, कार्य करा और उनको चीज़ें प्रदान की। इतिहासकारों का मानना है कि इस सिद्धांत की घोषणा से शीत युद्ध का आरंभ आधिकारिक रूप घोषणा चिन्हित होती है। ठीक है, तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब ट्रूमैन सिद्धांत आया था 1947 में, उसी के बाद से क्या हुआ, शीत युद्ध आरंभ हो चुका था। पर यह सब 1945 के दौर से आरंभ होता है जब अमेरिका ने बम गिराया था किस पे, जापान पे। अब यहाँ पे 7 चरणों की बात की गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7 चरण है, तो चलिए उन्हें देखते हैं। इस यूनिट में भी है और नेक्स्ट यूनिट में भी है, तो देखते हैं शीत युद्ध के चरण। शीत युद्ध को आप कह सकते हैं 7 पार्ट्स में बांटा गया है जिसमें कौन कौन सी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई थी उनके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो पहला चरण आता है, प्रथम चरण 1947 से लेकर 1950 तक। ट्रूमैन का सिद्धांत शीत युद्ध का आरंभ था। ठीक है, ट्रूमैन का सिद्धांत आया, शीत युद्ध का आरंभ हुआ और ट्रूमैन की अवरोध की नीति इस बात पर आधारित थी कि सोवियत संघ को साम्यवाद विस्तार करने से रोकना है। ठीक है, अवरोध मतलब ब्रेकर, अवरोध की एक नीति लाई गई थी जिसका सिंपल सा काम था कि साम्यवाद का जो विस्तार हो रहा है पूरे विश्व में उस चीज को रोकना। ट्रूमैन का सिद्धांत मार्शल योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत यूरोप की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अमेरिका द्वारा दी गई वित्तीय सहायता तथा अन्य प्रकार की सहायता शामिल है। ठीक है, तो अगर आपसे मार्शल योजना पूछी जाती है तो भी आप बता सकते हैं ट्रूमैन के बारे में। अगर आपसे ट्रूमैन के बारे में पूछा जाता है तो आप मार्शल योजना के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग नाम से जानी जाती हैं पर दोनों एक ही चीज़ है। अब बात करें मार्शल योजना के हिसाब से देखें तो ये पूरे के पूरे यूरोप में जितने भी देश हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उन सबको आर्थिक सहायता प्रदान की गई। किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा, ताकि सोवियत संघ जो बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था के देश हैं उन पर कब्जा ना कर ले। बर्लिन की नाकाबंदी इसी चरण में की गई थी। इसका परिणाम यह निकला कि 1949 में नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। ठीक है, तो नाटो भी प्रथम चरण में ही बन चुका था। ठीक है, और बर्लिन की नाकाबंदी भी इसी चरण में की गई थी। नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करें चरण नंबर 2 की। दूसरा चरण 1950 से 53। शीत युद्ध के दूसरे चरण की शुरुआत कोरियाई संकट से हुई थी।
जिसने यूरोप के बाहरी हिस्से में शीत युद्ध की स्थान ले लिया था। ठीक है, तो क्या हुआ, शीत युद्ध का दूसरा चरण तब आरंभ होता है जब कोरिया में कोरियाई संकट आ चुका था, और जिसने यूरोप के बाहरी हिस्से में, अगर हम यूरोप का देखें तो यूरोप का जो बाहरी हिस्सा है वहाँ पे शीत युद्ध भी बड़े स्तर पर आरंभ हो चुका था। सोवियत संघ अपने परमाणु हथियारों को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ मिलकर बनाना शुरू कर दिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सोवियत संघ ने क्या करा, परमाणु हथियार किसके साथ मिलकर बना रहा था, अमेरिका के साथ। वो दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने की राह में दोनों ही चल रहे थे, परंतु वो दोनों की एक दूसरे की मदद कर रहे थे कहीं ना कहीं। इस चरण में दोनों ही महाशक्तियां परमाणु शक्ति संपन्न बन रही थी। अमेरिका को भी परमाणु बम चाहिए थे और सोवियत संघ को भी परमाणु बम चाहिए थे। तीसरा चरण आता है 1953 से लेकर 57 तक। तीसरे चरण का आरंभ 1953 में स्टालिन की मृत्यु के काल से जाना जाता है। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति थे उनकी मृत्यु, सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति स्टालिन थे उनकी मृत्यु से इस काल को जाना जाता है। इसी समय संयुक्त राष्ट्र के जो राष्ट्रपति ट्रूमैन के स्थान पर राष्ट्रपति आइजनहॉवर को लाया गया था। ठीक है, तो इसी तीसरे चरण में दो महान व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, स्टालिन जो कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, और ट्रूमैन जो मरे नहीं थे पर उनके स्थान पर दूसरे राष्ट्रपति को लाया गया था। यह वार्सा पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सोवियत संघ व उसके साथियों ने इस पर हस्ताक्षर कर जर्मनी का औपचारिक विभाजन हो गया और पूर्वी पश्चिमी भाग में बांट दिया गया। ठीक है, तो इसी तीसरे चरण में इस वार्सा पैक्ट के नाम पर एक संधि की गई थी। ठीक है, जिसमें सोवियत संघ सहित उनके जो साम्राज्यवादी देश हैं वो लोग ने एक संधि करी जिसको वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता है, और उसके अकॉर्डिंग जो जर्मनी है उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में दो हिस्सों में बांट दिया गया। इस चरण में सोवियत संघ का घरेलू विकास और विदेशी मामलों को सुधारने पर अधिक ध्यान दिया। सोवियत संघ ने इस काल में घरेलू विकास, अपने आंतरिक विकास पर अधिक ध्यान दिया, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उनके संबंध हैं अमेरिका सहित किसी और देश से भी, तो उनको सुधारने में कार्य किया। 1956 में सोवियत संघ के हस्तक्षेप से हंगरी में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई और शीत युद्ध आग के रूप में जल उठा। 1956 में क्या हुआ, सोवियत संघ के हस्तक्षेप की वजह से हंगरी में बड़े स्तर पर लड़ाइयाँ हुई। ठीक है, छोटी भी लड़ाइयाँ हुई, बड़ी भी लड़ाइयाँ हुई। उन लड़ाइयों के कारण क्या हुआ, बड़े स्तर पर लोगों के जान मान की हानि हुई, और शीत युद्ध क्या हुआ, एक प्रकार से आग के रूप में जल उठा। इजराइल ने ब्रिटेन के साथ अपने संबंध स्थापित कर लिए, और फ्रांस ने 1956 में मिस्र, यहाँ पे मिस्र आएगा। ठीक है, यहाँ पे मित्र नहीं है, यहाँ पे मिस्र है, तो मिस्र पर क्या करा, आक्रमण कर दिया। इसी काल में काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, हंगरी में जंग हुई। इजराइल ने ब्रिटेन के साथ अपने संबंध स्थापित करे, और 1956 में फ्रांस ने किस पर, मिस्र पर आक्रमण करके आगे बढ़ा। इस चरण में हुई झगड़ों की वजह से बगदाद पैक्ट 1955 में सामने आया, जो बाद में सेंटो के नाम से जाना गया। ठीक है, तो बगदाद पैक्ट को बनाया गया था 1955 में, जो कि आगे जाके उसका नाम चेंज कर दिया गया सेंटो। अब चौथा चरण आता है 1957 से 62 तक। इस चरण में दो महत्वपूर्ण दिशाओं के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये चरण आप कह सकते हैं दो महत्वपूर्ण दिशाओं के रूप में जाता है। पहला क्यूबा मिसाइल संकट है। ठीक है, और दूसरे की बात करें तो सहअस्तित्व, मतलब अपने दम पर कुछ करके दिखाना। ठीक है, और ऐसे रहना पूरे विश्व में जैसे कि हम सब कुछ रिश्तेदार हैं। ठीक है, एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था को बनाना। तो पहला क्या था, सह अस्तित्व में रहना, और दूसरा क्यूबा मिसाइल संकट। शीत युद्ध में 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट सबसे खतरनाक था, जिसमें पहली बार दोनों महाशक्तियां आमने सामने लड़ाई के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति केनेडी और सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता खुर्शिचेव ने संकट को आने से पहले ही क्या कर लिया, सहमति कर ली और कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। तो क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में अगर आपको लिखना हो तो आपको इसको काफ़ी डिटेल में बताना पड़ेगा, अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में, क्योंकि 12th में यही क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, तो हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाए। पांचवा चरण आता है 1962 से 1969 तक। 1962 में सह अस्तित्व वह प्रतियोगिता का समय था। ठीक है, तो 1962 का जो सह अस्तित्व था वो प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन का टाइम था। इस चरण में परमाणु हथियारों में वृद्धि जारी थी और कुछ नए राष्ट्र क्या हथियार बना रहे थे, नए हथियार बना रहे थे, बनने की दिशा में आगे जा रहे थे, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ठीक है, तो ब्रिटेन, फ्रांस और चीन भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियार बना रहे थे। कौन से, परमाणु बम, ताकि वो भी विश्व में अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर सके। 1963 में पार्शल टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, तो एक टेस्ट बैन ट्रीटी लाई गई
जिसमें वातावरण में परमाणु हथियारों का परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो 1963 से पहले जिन लोगों ने अपना परमाणु परीक्षण कर लिया वो तो ठीक है, परंतु 1963 के बाद जो भी देश परमाणु परीक्षण करता है किस पर, पर्यावरण पर, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। उसके ऊपर काफ़ी सारे चीज़ें लगा दी जाएंगी और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो भी मदद मिलती थी वो सब बंद कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये किसके थ्रू हुआ, पार्सल टेस्ट बैन ट्रीटी के थ्रू। सन 1968 में परमाणु अप्रसार संधि लाई गई जो कि परमाणु हथियारों की वृद्धि में कमी करती है। फिर आता है छठा चरण 1969 से लेकर 78 तक। तो इस चरण को चुनाव की समाप्ति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जहां संयुक्त राष्ट्र में सोवियत संघ ने सह अस्तित्व की शुरुआत की थी। ठीक है, तो यही एक समय था जहां पे आप कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने सोवियत संघ ने क्या करा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ क्या करा, सह अस्तित्व की शुरुआत की। मतलब दोनों महाशक्तियां मिलकर आगे बढ़ने की राह पर चल गई थी। 1969 में चीन ने सोवियत संघ से एक छोटी सी सीमा के लिए क्या करी, लड़ाई करी। तो 1969 में चीन के साथ सोवियत संघ की लड़ाई हुई थी एक हिस्से के लिए, जमीन के हिस्से के लिए। इसी चरण के दौरान भारत व पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ। 1971 में, 1975 में इथोपिया में युद्ध हुआ और 1978 में अंगोला में युद्ध हुए थे। इस चरण के दौरान अपने राजनीतिक लक्ष्यों के लिए दोनों महाशक्तियों के बीच स्थानीय मतभेद थे। मतलब कि राजनीतिक लक्ष्य, दोनों महाशक्तियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपनी राजनीति है उसे सबसे आगे देखना चाहती थी। ठीक है, और इसी के लिए वो कार्य भी कर रही थी। तो क्या हुआ, दोनों के बीच में क्या थे, स्थानीय मतभेद थे। दोनों अपने अपने स्थान पर मतभेद रखती थी और दोनों के दोनों अपनी अपनी विचारधाराओं को सर्वोच्च मानते थे। साम्राज्यवादी और उदारवादी लोकतंत्र को क्या मानते थे, सर्वोच्च मानते थे। अगला चरण आता है सातवां चरण, जो कि 1979 से लेके 1987 तक चला था, जिसमें नई शीत युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। शीत युद्ध की शुरुआत 1979 में सोवियत संघ के अधिग्रहण अफगानिस्तान से हुई थी। ठीक है, तो नए शीत युद्ध की आप कह सकते हैं शुरुआत कब हुई, 1979 में सोवियत संघ का अधिग्रहण, जब उसने किस पे, अफगानिस्तान पे अधिग्रहण करने की कोशिश करी। यह काल तनाव की समाप्ति का युग का अंत था। ठीक है, तनाव की समाप्ति का एक युग था, उसका अंत था यह वाला काल। कौन सा, सातवां चरण। इस चरण के दौरान शीत युद्ध में बड़े बड़े शस्त्रों की दौड़ लगी थी, अंतरिक्ष तक पहुंच गए और अमेरिका के राष्ट्रपति भी अपने स्टाफ और कार्यक्रम का नाम दिया। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टार वॉर्स के नाम से इस कार्यक्रम को नाम दिया था, जब अमेरिका कहाँ पहुंच गया था, अंतरिक्ष में पहुंच गया था, स्टार वॉर्स के नाम से। संयुक्त राष्ट्र ने नए राष्ट्रपति रीगन ने नाभिकीय हथियारों को कार्यवाही से हटा दिया और लीबिया सन 1986 में हस्तक्षेप किया। अब क्या हुआ, राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नए राष्ट्रपति आए रीगन, तो उन्होंने क्या करा, नाभिकीय हथियार जो न्यूक्लियर पावर थे उनको हटा दिया कार्यवाही से। और तो और लीबिया में हस्तक्षेप किया 1986 में। 1983 में सोवियत संघ ने कोरिया के नागरिक उड़ान पर आक्रमण कर, लेकिन इतिहास में यह एक मोड़ था जब मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में रशिया के राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो ये वाला सन आप कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यही सन था या फिर यही चरण था जिसमें जो मिखाइल गोर्बाचेव है वो 1985 में रशिया के राष्ट्रपति बने, जो कि अंतिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, उसके बाद ही सोवियत संघ का पूरी तरह से विघटन हो गया था। मिखाइल गोर्बाचेव अपनी नीतियों से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका व सोवियत संघ के रिश्तों में सुधार लाना चाहते थे। उन्होंने कुछ नीतियां बनाई थी, जैसे पेरेस्ट्रोइका, पुनर्निर्माण, ग्लासनोस्त, खुलेपन की ये नीतियां लाई थी, परंतु ये नीतियां प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाई और क्या इसका परिणाम क्या निकला, सोवियत संघ का पूरी तरह से विघटन हो गया और सोवियत संघ पूरी तरह से कई हिस्सों में टूट गया। ठीक है, और जब ये टूटा तो उसके बाद जो चीज़ बनी उसको कहते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी सारे देशों का निर्माण हुआ। सोवियत संघ एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं संगठन था, परंतु जब उसको टूटा तो उसके कई सारे देशों के निर्माण हुए। ठीक है, तो ये है आपके 7 चरण। इसका एक और पार्ट बाकी है फर्स्ट यूनिट का, जिसमें हम सोवियत संघ का विघटन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और काफ़ी सारे पॉइंट है जो बचे हुए हैं वो हम उसमें देखेंगे। तो ये थी आपकी आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं।
नोट्स जैसे ही कंप्लीट होंगे आपको नोट्स हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये 6th सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट की पहली वीडियो है। जल्द और भी वीडियोस आएंगी क्योंकि सपोर्ट मटेरियल वेबसाइट पे आ चुका है, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और तो और हमारे टेलीग्राम के चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है। आप जाके 6th सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के नोट्स वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।